हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। बच्चों, ये है आपकी व्याकरण की बुक और आज इसमें हम पार्ट 19 पढ़ेंगे जो कि वाक्य विचार के बारे में है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है और वाक्य के भेद जो होते हैं, वाक्य के अंग, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उद्देश्य और विधेय के बारे में। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण करने के दो आधार हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य भेद होता है और एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद किस तरीके से होता है? रचना यानी कि जो हम वाक्य लिखते हैं, ठीक है, उसके आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं वो मैं बताती हूँ। रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद हैं। मैंने आपको बताया था सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीन होते हैं। ठीक है, तो चलिए सरल वाक्य के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सरल वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। आपको बताया था, उद्देश्य मतलब जो करता है और विधेय मतलब क्रिया या कर्म है। ठीक है, तो वो हो जाता है उसका विधेय। अब देखिए, इसमें केवल एक ही करता है, ठीक है, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। मोनू रो रहा है, उसे तैरना आता है। तो ये क्या हो गया? एक सरल वाक्य हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसे बोलते हैं, ये हो गया एक सरल वाक्य। अब है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों, वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे पहले वह मोटा था, अब चिंता में दुबला पतला हो गया। ठीक है। सेकंड में, पहले वह बहुत नालायक बालक था, परंतु परिस्थितियों ने उसे सुधार दिया। देखिए, अब ये जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पहले मोटा था और अब पतला हो गया, ये किससे जुड़ा हुआ है? अब शब्द से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नालायक बालक था लेकिन सुधार हो गया, ये किससे जुड़ा हुआ है? परंतु। ठीक है, ये दो वाक्य हैं, ये परंतु से, और ये दोनों वाक्य अब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक संयुक्त वाक्य हो गया। अब है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य, उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, एक जो वाक्य होगा वो उपवाक्य होगा। ठीक है, और जो वाक्य होंगे वो उस पर आश्रित वाक्य होंगे, जो शेष जो वाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा, तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें व्यधिकरण और समानाधिकरण, ये समुच्चय बोधक शब्द हमने पढ़े थे। एक बार और आप उसको चैप्टर को पढ़ लेना दोबारा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रणजीत ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, अब जो प्रधानाचार्य ने कहा, ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसी रणजीत ने कहा भी कल दिल्ली जाएगा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? मिश्रित वाक्य। ये हो गए रचना के आधार पर वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर यानी कि वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके आधार पर हम वाक्य के भेद करते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होती है। सबसे पहले होता है विधानवाचक वाक्य। सबसे पहला होगा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक जो भी वाक्य हम बना रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? क्रिया करने का सामान्य कथन होगा। ठीक है, जैसे मैं घुड़सवारी सीख रही हूँ, हिंदी हमारी राजभाषा, ये एक विधानवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब जिसमें ना हो, नहीं लिखा हो। ठीक है, जिन वाक्यों से क्रिया के ना करने, ठीक है, जैसे क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक। रानी को पढ़ना नहीं आता, वह दिल्ली नहीं गया, मुझे नहीं पढ़ना, मुझको वहां नहीं जाना। ठीक है, जहां पर भी इस तरीके के वाक्य हो वो हो जाता है निषेधवाचक वाक्य।
अब है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, जिन वाक्यों से किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, क्या आप मुझे जानते हो, मछली कहाँ रहती है। ठीक है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अब विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है, देखिए, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शौक जैसे भावात्मक आवेगों का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हाय मैं लुट गया। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह देखिए इस तरीके का होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके का होता है। ठीक है, जब विस्मयादिबोधक कोई भी वाक्य आएगा तो हम पहले इस तरीके का इसमें चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक को, जैसे आह कितना सुंदर दृश्य, किसी चीज को देख के एकदम से आह करना। ठीक है, या फिर परेशान हो जाना या प्रसन्न हो जाना या आश्चर्य हो जाना, वहां पर होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे, आप वहां जाइए, यानी किसी को आज्ञा देनी। ठीक है, आप वहां जाइए, तुम पुस्तक लाओगे, ये एक तरीके की हम आज्ञा किसी को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर बोलते हैं, किसी को हमने ऑर्डर दिया तो वहां पर क्या हो जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाता है, आज्ञा वाक्य। फिर हमारा इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि का बोध हो वे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब कोई भी करता है, उसकी क्या इच्छा है, ठीक है, तो वहां पर अगर वो कुछ कहता है अपनी इच्छा के अनुसार तो वहां पर इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें इस तरीके का आशीर्वाद दूं या इस तरीके की बात कहूं कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य हो गया। तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, ये भी हमारी इच्छा होती है, तभी तो हम शुभकामनाएं किसी को देते हैं, तो फिर यहाँ पर हो जाता है इच्छा सूचक वाक्य। अब है हमारा संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, शायद वर्षा होगी, इसमें हमें संदेह है, ये हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है, तो शायद वर्षा होगी। शायद धरती हिली। ठीक है, संदेह है हमें, पर यकीन है, मतलब पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन संदेह कि शायद हो सकता है धरती हिली। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं चलता। ठीक है, ये संकेतवाचक वाक्य है, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दूसरी क्रिया पर क्यों निर्भर है, क्योंकि अगर पहली क्रिया होती कि आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं दूसरी क्रिया अपने आप हो जाती, मैं तो मैं चलता। यदि वर्षा होती तो गेहूं अच्छे पैदा होते। ठीक है, ये पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, यदि वर्षा होती तभी तो गेहूं अच्छे होते, तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य। अब हम वाक्य रूपांतरण किस तरीके से करेंगे वो देखिए। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। कोई भी हमारे पास सरल वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, वो देखिए। सूर्योदय होने पर फूल खिलने लगे, ठग माल लेकर चंपत हो गया, गार्ड ने सीटी बजाने पर गाड़ी चल दी। ठीक है, अब सरल वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य में कैसे करेंगे। सूर्योदय होने पर फूल खिलने लगे। संयुक्त वाक्य इसका देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। सूर्योदय हुआ और फूल खिलने लगे, और शब्द से जुड़ गया ये, सूर्योदय हुआ और फूल खिलने लगे। ठग ने माल लिया और चंपत हो गया। इसमें क्या था, ठग माल लेकर चंपत हो गया, सरल वाक्य, लेकिन ठग ने माल लिया और चंपत हो गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। ठीक है, अब है हमारा सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पर सरल वाक्य, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अब इसको मिश्रित वाक्य में कैसे करेंगे। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो जिस इंसान के पास पैसा नहीं वह कुछ नहीं कर सकता। अफसर बनने पर भी उसका व्यवहार मधुर है। यद्यपि वह अफसर बन गया फिर भी उसका व्यवहार
मधुर है। ठीक है। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। अब संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे? ठीक है। वह बाजार गया तथा उसने आम खरीदे, ये तो संयुक्त वाक्य। अब इसको कैसे बदलेंगे? वह बाजार गया क्योंकि उसे आम खरीदने थे। नेहा ने खाना बनाया और रवि को अच्छा लगा, तो नेहा ने खाना बनाया कि रवि को अच्छा लगे। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब ये अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे? देखो, विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधात्मक में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य है तुम मंदिर जा रहे हो, अब इसको हम प्रश्नवाचक में कैसे करेंगे? क्या तुम मंदिर जा रहे हो? निषेधावाचक में कैसे करेंगे? तुम मंदिर नहीं जा रहे हो। विधानवाचक, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। प्रश्नवाचक, क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए? निषेधवाचक में, पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे। ठीक है, ये निषेधात्मक में हो गया। तो ये हमने पूरा अपना पाठ पढ़ा और इसको समझा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और उसके बाद हमने वाक्य रूपांतरण सीखा, किस तरीके से वाक्य रूपांतरण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बच्चों इसका पाठ का सारांश। ठीक है, चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग याद कर लिया करो। ठीक है, इसीलिए पाठ का सारांश जो होता है पूरा, ठीक है, वो इसमें दे दिया जाता है। इसलिए ये मेन पॉइंट होते हैं जिनको आपको याद करना ही है। ठीक है, चलिए ओके। अब हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। चलिए अब हम इसका पहले अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले हम डेट मेंशन कर लेंगे, क्योंकि इसलिए हमें याद रहेगा कि ये चैप्टर हमने किस डेट को कंप्लीट किया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले डेट मेंशन करिए आप लोग। डेट मेंशन करते हैं हम और उसके बाद हम अपना कार्य करना शुरू करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए या निशान लगाइए। वाक्य के अंग होते हैं। सही उत्तर है 2। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है उद्देश्य। जिन वाक्यों में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है वह कहलाता है संकेतवाचक। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों से में से उद्देश्य और विधेय को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखने हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? किसान खेतों की सिंचाई कर रहा है। अब उद्देश्य क्या है? किसान, और खेतों की सिंचाई करना क्या हो गया? विधेय हो गया। तो आप इसी तरीके से इसमें से शेर जंगल का राजा है, चित्रकार चित्र बना रहा है, काकुल सो रही है। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। अब है निम्नलिखित वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर लिखिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, विधानवाचक। शेर कहाँ रहता है? प्रश्नवाचक। आप चुप रहिए, आज्ञावाचक। क्या तुम पागल हो? प्रश्नवाचक। हम पिकनिक पर जाएंगे, संदेहवाचक। ठीक है, चलिए अब इसकी रचनात्मक गतिविधियां कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य में बदलिए। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। अब इसको साधारण वाक्य में कैसे बदलेंगे? गार्ड के सीटी बजाते ही गाड़ी चल दी। राजेश आज आया कल जाएगा। राजेश आज आकर कल चला जाएगा। उसने थैला उठाया और बाजार चल दिया। वह थैला उठाकर बाजार चल दिया। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक है, और वाक्य के अंग लिखिए। तो वाक्य किसे कहते हैं? पहले तो हम ये लिखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, तो यहां से हमारा आंसर आएगा। वाक्य किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक के मन के भावों को पूरा पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल वाक्य कहलाते हैं, या फिर मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर हो गया। और उसके बाद इसने पूछा है कि उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आपको ये आप 2 उदाहरण दे देना। ये आप 2 उदाहरण दे देना उसके। ये तो आपका
जो प्रश्न 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकंड वाला प्रश्न जो है वो है वाक्य के अंग लिखिए। अब हमारे जो सेकंड प्रश्न का उत्तर है वो है वाक्य के अंग। ठीक है, तो वाक्य के अंग हम इसलिए वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब हमें उद्देश्य की परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है, और उद्देश्य के उदाहरण भी लिखने हैं इसमें। ठीक है, ये 2 उदाहरण लिख लेना। उसके बाद हमको विधेय के बारे में भी लिखना है, विधेय की परिभाषा लिखना और उसके 2 उदाहरण लिख देना बस ये। ठीक है, ये एक उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण, ये 2 उदाहरण हमको लिखने हैं। यानी कि वाक्य के जब हम अंग लिखेंगे तो वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में लिखना, 2 उसके एग्जाम्पल देना, विधेय के बारे में लिखना, 2 उसके एग्जाम्पल देना। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। ओके, तो चलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में ये वर्क करेंगे नीट एंड क्लीन और उसको फिर याद करेंगे। ओके, चलिए बाय।